Hello, good morning. Today we are going to start the chapter number 2, biological classification. In the chapter number 1, the living world, we discuss about the different defining features of living being, classifications, taxonomy, different taxa, binomial nomenclature, all aspects around the living world we studied in the chapter number 1. Right now, we are going to start biological classifications. Same question arises here. Why do we need to classify the organisms? Already we have discussed the same question in the previous lectures. We see a diversity of the living organisms everywhere, different types in the form of shape, size, color. Variety is there. So easy to study. For a systematic study, we should require a classification of the living organisms. जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका अपन को क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कर सकते. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. रिसर्च एक्टिविटीज अपन नहीं कर सकते. तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात अपन करें तो बहुत सारे पर्सन्स आए. पर्सन की बात करूंगा, अभी साइंटिस्ट की बात नहीं करूंगा. बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. लेकिन सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, अरिस्टोटल. अरस्तु का नाम आपने सुना होगा. अरस्तु एक साइंटिस्ट ही नहीं थे. आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपका अरस्तु का नाम या अरिस्टोटल का नाम देखने को मिल जाएगा. आप पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे, मिलेगा आपको. आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, आपको उसका नाम मिलेगा. आप फिलोसॉफी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी नाम आपको मिलेगा. आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको नाम मिलेगा. बहुत सारी डेफिनेशंस उन्होंने दी थी. और बायोलॉजी के बारे में तो अपन कह ही सकते हैं, बायोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? साइंटिफिक मेथड से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना. ध्यान से सुनना, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर. यानी साइंटिफिक प्रोसीजर है वो अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स को अरेंजमेंट करना. ऑर्गेनिजम्स को अरेंजमेंट करना किसमें? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर. अब अरेंजमेंट अपन ऑर्गेनिजम्स का करेंगे ग्रुप्स ऑफ सब ग्रुप्स के अंदर, तो उसका कोई बेस होगा. किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities. That is called biological classification. Definition क्या हुई? Biological classification is a scientific procedure. Scientific procedures है, हर एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है. ऐसा ही कुछ अपन क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. सो इट इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को क्या करना? अरेंज करना. किसमें करना? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करना, उनको अरेंज करना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर. दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. इसके हम अलग अलग टाइप के अपन क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, उनके फीचर्स पढ़ेंगे. चैप्टर थोड़ा सा हटके है, इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे अपन, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे. आप इंटरेस्ट लेकर के उसको ढंग से समझेंगे, नो डाउट आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. लेकिन बोर नहीं होना है, एक्टिव रहना है पूरे सेशन के अंदर. राइट, चलो अपन स्टार्ट करते हैं. तो अपन बात कर रहे थे अरिस्टोटल क्लासिफिकेशंस की. सबसे पहले अर्लीस्ट टू नोन अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसा था, फर्स्ट पर्सन ऐसा था जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया. बात समझ में आ गई? तो वो क्या था क्लासिफिकेशन? बेस्ड उन्होंने जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया. फर्स्ट तो क्या लिया उन्होंने? प्लांट्स लिए, और इधर क्या लिए? एनिमल्स लिए. और प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया? तीन कैटेगरीज बना दी उन्होंने एक्चुअल में, हर्ब, शर्ब एंड प्लांट. हर्ब, शर्ब एंड प्लांट. अब ये किस बेसिस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्टेम. स्टेम की साइज उनकी कैसी है, स्टेम का नेचर कैसा है.
अब स्टेम का नेचर की अपन बात करें, हर्ब कैसा होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है आपका। सर्ब कैसा होता है, वुडी होता है, समटाइम वुडी होता है, और उसके अंदर भी क्या होती है, ब्रांचिंग होती है ना। तो सेवरल वुडी स्टेम, जैसे आपकी झाड़ियाँ नहीं होती है वैसे चारों तरफ से निकली होती हैं। और आपका जो प्लांट होता है उसमें एक ही स्टेम होता है और वुडी स्टेम होता है, यानी सिंगल वुडी स्टेम इज देयर, लेटरल ब्रांचेज आर आल्सो देयर बट सिंगल वुडी स्टेम इज देयर। तो 3 कैटेगरीज बना दी उन्होंने, हर्ब, शर्ब और प्लांट्स। एनिमल्स की उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के बेस में उसने लिया कि रेड ब्लड जिसके अंदर है उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, और जिसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उनको अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ गई। तो अरिस्टोटल का फर्स्ट यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये जो लाइन आपके दिख रही है, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन करने वाला पर्सन कौन था, अरिस्टोटल। कौन था, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने प्लांट्स को साइज ऑफ स्टेम के बेस पे उसने क्लासिफिकेशन किया, हर्ब, शर्ब और प्लांट्स के अंदर। हर्ब आपका सॉफ्ट स्टेम, शर्ब सेवरल वुडी स्टेम, और आपका जो प्लांट्स है उसके अंदर सिंगल वुडी स्टेम प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में उसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेस पे उसने क्लासिफिकेशन किया। सो इट वाज ऑल अबाउट द अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। ये था अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें भी कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो जैसे जैसे ड्रॉबैक्स आते जाएंगे उसको अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की। तो उसके बाद में आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, स्पेशली 2 किंगडम उन्होंने बनाए। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज फेमस साइंटिस्ट दैट इज कैरोलस लीनियस। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियस क्लासिफिकेशन, इसको अपन लीनियस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम बनाए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर प्लांट्स नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी थी। एनिमेलिया के अंदर भी एनिमल्स अपने हिसाब से तो रखे थे, लेकिन बाद में जाकर के इसके भी ड्रॉबैक्स निकल करके सामने आए। प्लांटी के अंदर उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर लिया। ध्यान से देखना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, उसको भी इंक्लूड कर लिया, फंगाई को भी इंक्लूड कर लिया। यहां तक बात देखो। फिर मोसेस, फंड और प्लांट्स, ये मोसेस, फंड, प्लांट्स तक की तो बात समझ में आती है, लेकिन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगाई, इनके अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बात करेंगे अपन आगे। तो बेस्ड ऑन, अब ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, जो प्लांट ट्री के अंदर इनको सबको लिया है, उसका बेस क्या था, किस बेस पे उन्होंने लिया था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। उसने सिर्फ एक ही चीज देखी इसके अंदर कि सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इनके अंदर इन्होंने देखा कि सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सबको एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया। उन्होंने कोई भी थैलस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा, है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ना, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा होता है, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। सिंपल एक ही चीज ली उन्होंने, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, सब में इधर डाल दो, सेल वॉल एब्सेंट है, उधर डाल दो। अब सेल वॉल प्रेजेंट है, उन्होंने सबको एक जैसे डाल दिया। एब्सेंस क्या होगी इसके अंदर, कि ये जितने भी होंगे उनके अंदर लोकोमोशंस नहीं होंगे, तो एब्सेंस ऑफ लोकोमोशंस सारे इसमें डाल दिए उन्होंने। दूसरा क्या लिया, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये नहीं देते। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये नहीं देते, यानी एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होता है उसके अगेंस्ट में इसका रेस्पॉन्स नहीं होता है, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। प्लांट खड़ा है, रूट्स के थ्रू वो स्टेशनरी फेज के अंदर है, आप उसको काट रहे हो, वो कहीं भाग रहा है क्या, नहीं भाग सकते ना, वो स्टेशनरी फेज के अंदर होता है, तो वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है ना। एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई आते हैं उसके अगेंस्ट में, उनको सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। फिर उसने क्या किया, सेकंड जो एनिमेलिया बनाया उसके अंदर क्या क्या लिए, प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। फीचर्स क्या लिए कि भाई इनमें सब में क्या नहीं हुआ है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट, देन इट इज कॉल्ड एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। फिर प्रेजेंस वाली क्या चीज ली, जो इसमें एब्सेंट थी ना वो इसमें प्रेजेंट रहेगी, है ना। तो लोकोमोशन, लोकोमोशन प्रेजेंट है, एनिमल्स है, एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देते हैं, इसका मतलब वो एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन उसका उससे कहीं थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा मॉडिफाइड था, लेकिन स्टिल सम ड्रॉबैक्स आर देयर। इसमें भी क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, जो अपन पूरा करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन वो ड्रॉबैक्स क्या है जो इन्होंने किया था, देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे ड्रॉबैक्स की। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, फर्स्ट देखिए, बोथ फीचर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उन्होंने ऐसे डाल दिए
वो प्लांट्स में डाल दिए, कुछ एनिमल्स में डाल दिए, और उनमें से क्या थे कि दोनों के फीचर्स उसके अंदर आ रहे थे, प्लांट्स के भी आ रहे थे और एनिमल्स के भी आ रहे थे। कैसे? देखिए, बात करें अपन यूग्लिना की। यूग्लिना वो ऑटोट्रोप्स होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके हिसाब से किस कैटेगरी में आना चाहिए? प्लांट के अंदर आना चाहिए। लेकिन उसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो मोटाइल होते थे उसके अकॉर्डिंग वो किस में रख रहा है? उसको एनिमल्स में रख रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में कंफ्यूजन था कि इसको एनिमल्स में रखें या फिर प्लांट्स के अंदर रखें, क्योंकि मोटाइल है इस बेस पे, तो वो किस कैटेगरी में आना चाहिए? एनिमल्स के अंदर आना चाहिए। ऑटोट्रोप है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो किस में आना चाहिए? प्लांट के अंदर आना चाहिए। तो यूग्लिना बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा इसका ड्रॉबैक था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि यूग्लिना इज इंटरमीडिएट बिटवीन द प्लांटी एंड द एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया दोनों के बीच में क्या है? इंटरमीडिएट है, एक इंटरलिंकिंग चेन अपन इसको कह सकते हैं, दोनों के बीच है। राइट। सेकंड, स्पॉन्जेस की बात करते हैं। स्पॉन्जेस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। इस हिसाब से किस कैटेगरी में आना चाहिए? प्लांटी के अंदर आना चाहिए, है ना। और इरेगुलर इसमें क्या होती है? ब्रांच बॉडी होती है। ब्रांच बॉडी होती है, इरेगुलर होती है, कोई पर्टिकुलर फिक्स सेफ इसकी नहीं होती है, लेकिन ये फिक्स रहता है, इस हिसाब से प्लांटी में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर दिया स्पॉन्ज को। स्पॉन्ज पोरीफेरा पढ़ा है ना अपन ने एनिमल्स के अंदर, फर्स्ट कैटेगरी जो आता है, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो एनिमल्स के लिए अपन बात करें तो वो सब किस में आते हैं? पोरीफेरा के अंदर आते हैं। लेकिन उसके हिसाब से ये किस में आ रहे हैं? प्लांटी के अंदर आ रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंगाई की। अब फंगाई के अंदर अपन को पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो किसके अंदर आ रहा है? प्लांटी के अंदर आ रहा है। ठीक है भाई, उसने भी प्लांटी में लिया था, लेकिन दूसरी चीज देखो, उसमें क्लोरोफिल नहीं है ना, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांटी में कैसे आएगा? वो तो एनिमेलिया के अंदर आना चाहिए ना। और फंगाई को उसने किस में लिया था? प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर लिया था। बेसिस ऑफ उसका क्लासिफिकेशन क्या था? सेल वॉल था, लेकिन उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वो किस में आना चाहिए? एनिमेलिया के अंदर आना चाहिए। तो बस बहुत सारी एनोमलीज थी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे जो उसके ड्रॉबैक के रूप में सामने आए। नेक्स्ट अपन देखें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया की अपन बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर के अंदर होते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक नेचर के अंदर होते हैं। और उन्होंने किसके साथ शामिल कर लिया? उन्होंने प्लांट के साथ इंक्लूड कर लिया उसमें। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे जो टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस का था उसको क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। और फिर फर्दर नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके ड्रॉबैक्स को दूर किया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और फिर लास्ट में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अपने सामने देखने को मिला। थ्री किंगडम, फोर किंगडम है, बुक के अंदर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन इसको टच करेंगे। क्या कह रहे हैं? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकेल। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने यहां पे लिखी है, एक एक चीज को नोट कर लेना ढंग से। अर्नेस्ट हैकेल, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल एंड इन 1886। कब हुआ? 1886, अर्नेस्ट हैकेल। तीन किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, तो ऑब्वियसली क्या था? जो कंफ्यूजन था जो प्लांटी और एनिमेलिया के साथ में, उसको उसने थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया? प्लांटी अलग कर दिया, एनिमेलिया अलग कर दिया, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो बच रहे थे ना, उन सबको उठा करके किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। इसने बहुत हद तक जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जो ड्रॉबैक थे वो उसमें क्या कर दिए? कम कर दिए। लेकिन अभी भी उसमें क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, एंड दैट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन और द प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कॉपलैंड। कब हुआ? 1956। 1956 कॉपलैंड प्रपोज्ड द फोर किंगडम स्कीम। 1886 अर्नेस्ट हैकेल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ बॉक्स के अंदर बनाई है, प्रोटिस्टा उन्होंने इंक्लूड किया था। प्लांटी, एनिमेलिया जो पहले से था, प्रोटिस्टा उन्होंने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। राइट। अब थ्री किंगडम के बाद में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, तो उसके अंदर आपके क्या क्या है? प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमेलिया पहले से थे। अब क्या ऐड किया है उन्होंने? मोनेरा ऐड कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो था उसके कंपैरिजन में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक्स्ट्रा उसने कौन सा किंगडम ऐड किया था? तो थ्री किंगडम में उन्होंने ऐड किया था प्रोटिस्टा, फोर किंगडम में उसने ऐड किया था मोनेरा। बात समझ में आ गई? कॉपलैंड 1956। उसके बाद अपन बात करते हैं, मोस्टली इसमें बहुत सारे ओवरकम हो गए थे। फिर एक किंगडम क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट और आता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। डिटेल के साथ अपन पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एस विटेकर। रॉबर्ट एस
विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और जो उसमें 4 थे उसके साथ एक और ऐड कर दिया उन्होंने। कहां से स्टार्ट किया? मोनेरा जो लास्ट में उसने ऐड कर दिया था, प्रोटिस्टा जो उससे पहले वाले ने ऐड कर दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया जो 2 किंगडम और जो अरिस्टोटल जो दिया था उसके अंदर शामिल था। उसके साथ ऐड क्या किया इन्होंने? फंगाई को ऐड कर दिया। ये बात इंपॉर्टेंट होगी यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई एंड एनिमेलिया। ठीक, अब इस क्लासिफिकेशन जो था 1969 के अंदर आया, और मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम्स है जो रिसेंटली भी अपन आज उसको यूटिलाइज करते हैं, वो रॉबर्ट एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। वो क्या है? 1969 के अंदर दिया था। उस क्लासिफिकेशन को पढ़े अपन, एक फ्लो उसका एक टेबल के रूप में देखें जो अपनी बुक के अंदर दिया गया है। उससे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन को इसका पता होना चाहिए कि वो कौन सा बेस था जिसके बेस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो अर्लियर टाइम जो क्लासिफिकेशंस हो रहे थे उसके कंपैरिजन में बहुत ही एडवांस था। इसी वजह से क्या हुआ? सक्सेस हुआ, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो थे उन्होंने वो इंक्लूड ही नहीं किए थे। तो उन्होंने क्या किया? सब की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने का कोशिश किया। तो फर्स्ट उसने क्या किया? सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया उसने। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर आइदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में आप उसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हो तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? यानी प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियोइड होता है, जिसको अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड रहता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस रहता है, तो वो आपका प्रोकैरियोट्स होता है। ट्रू न्यूक्लियस जिसमें होता है वो क्या होता है? यूकैरियोट्स होता है। तो उन्होंने क्या किया? स्ट्रिक्टली क्लासिफाई कर दिया प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स को, राइट। फिर उसने लिया थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने लिया कि बॉडी का यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने स्ट्रिक्टली देखा कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रोपी करते हैं। ऑटोट्रोपिक में फिर फर्दर उन्होंने देखा कि कीमो ऑटोट्रोप हैं या फिर फोटो ऑटोट्रोप्स हैं, है ना। हेटरोट्रोप में भी कौन कौन सा है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करती है, सफ्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, किस टाइप का है, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उसने लिया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है? सेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है ना। एसेक्सुअल में कौन सा मेथड होता है? सब डिफरेंट उन्होंने क्लासिफाई किया। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग है इवोल्यूशनरी स्टडी उसने की। इवोल्यूशनरी जो कॉन्सेप्ट थे, यानी इवोल्यूशन जो नई स्पीसीज बनती है उसको भी इन्होंने इसके साथ इंक्लूड करने की कोशिश की। तो ये 5 फीचर्स हैं, 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन उस टेबल की तरफ चलते हैं, जो टेबल क्या बताती है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। तो देखिए वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जो रॉबर्ट विटेकर ने टेबल फॉर्मेट में अपन लेकर आए, उसमें 5 किंगडम उसने लिए थे, ठीक है। जो नया किंगडम उसने क्या ऐड किया था? फंगाई। क्या ऐड किया था? फंगाई। मोनेरा पहले था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी, एनिमेलिया था, फंगाई उसने ऐड कर दिया। तो 5 होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो 5 अपन ने लिए थे ना, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया? एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अपने उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो 5 पॉइंट्स अपन लेते हैं, उसके बेस पे अपन इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबको कोरिलेट करके समझने की कोशिश करना, टेबल तुरंत आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। लेकिन यदि ढंग से आपने नहीं सुना, नहीं समझने की कोशिश की, कभी भी याद नहीं करवाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। और जब तक ये टेबल नहीं समझ में आएगी माय डियर स्टूडेंट, जब तक ये टेबल समझ में नहीं आएगी, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, आगे जब अपन डिटेल डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंगाई पढ़ेंगे, वो सारी चीज आपको क्लियर नहीं होगी। तो ढंग से सुन लेना, समझने की कोशिश करना। चलो चलते हैं। फर्स्ट अपना सेल टाइप, अपन बात कर रहे थे सेल टाइप कैसा होगा। सेल उसका मोनेरा जो होगा वो आपका प्रोकैरियोट्स हो गए, यानी जो मोनेरा है उसके अंदर अपने क्या इंक्लूड किए हैं? प्रोकैरियोट्स इंक्लूड किए, यानी उसकी जो सेल होगी वो कैसी होगी? प्रोकैरियोट सेल होगी, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा उसके अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर वो स्कैटर्ड होगा जेनेटिक मटेरियल, वो आपका प्रोकैरियोट्स होगा। और वो प्रोकैरियोट्स क्या होगा? आपका मोनेरा होगा। यहां पे अपने कैरेक्टर्स लिए, ऊपर अपन किंगडम लिए अपन ने, ठीक। फिर अपन बात करेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या आ जाएगा? यूकैरियोट्स आ जाएंगे।
फंगाई किस में आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे, प्लांटी में क्या आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे, एनिमेलिया में क्या आएंगे, यूकैरियोट्स होंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि मोनेरा जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स होंगे और बाकी सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने किस में होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। यानी जितने भी जो प्रोकैरियोट्स थे वो अपने किस में रख दिए, मोनेरा के अंदर रख दिए, और बाकी जितने भी जो यूकैरियोट्स थे वो सबको अपने अलग कर दिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बात नंबर 1 फर्स्ट थिंग समझ में आ गई। सारे के सारे जितने भी जो अपने प्रोकैरियोट्स हैं उसको अपने किस में इंक्लूड कर लिया, मोनेरा के अंदर। रेस्ट ऑफ ऑल प्लांटी, फंगाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। सेकंड अपन बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आइदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो आपके जो मोनेरा है उसमें अपने क्या इंक्लूड किया है, यूनिसेलुलर। यानी यहाँ पे एक कैटेगरी इसकी बन गई। अब इसको ऐसे ही आपको लर्न करने की कोशिश करना है, मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, या अपन कह सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल होगी और प्रोकैरियोट्स होंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट्स होंगे, सिंगल सेल होगी, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं मोनेरा इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स बने थे उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे, मोनेरा के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट होगा यानी यूनिसेलुलर होगा, सबसे लो लेवल जिसको अपन कहते हैं, प्रोकैरियोट्स होगा जिसको अपन सबसे लो लेवल कहते हैं। यानी मोनेरा इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। क्लियर है, ठीक। प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगुलर सेल्स होती है इसके अंदर, लेकिन ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ध्यान से समझना, तो इसका फीचर्स हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा। ठीक, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल सब इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, सारे के सारे। आई थिंक दोनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं, सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, किसकी बनी होती है। देखिए मोनेरा के अंदर अपन बात करेंगे पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। प्रेजेंट इन सम, कुछ में ही होती है, बहुत रेयर चांसेस होती है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बाकी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। मोनेरा की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का कंपोजिशन होता है। फंगाई और प्लांटी का आपको पता ही है, फंगाई के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है ना, और उसके सेल वॉल किसका कंपोजिशन होता है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन एनिमलिया, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं होती है, ये सेल वॉल नहीं होंगी। तो सेल वॉल के बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपन इसके साथ फर्स्ट पॉइंट के साथ अटैच करने की कोशिश करना, याद रखना, इजीली याद हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स है तो उसमें क्या सेलुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, नहीं होगी ना। न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियस ऊपर नाम ही नहीं देंगे उसको, न्यूक्लियोइड इट विल बी कॉल्ड, एंड ऑल द जेनेटिक मटेरियल विल बी स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। यस और नो, साइटोप्लाज्म के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फैला हुआ होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगी। अब अपन बात करें प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा का कैसा है आपका, यूकैरियोट्स है, ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस इट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बाकी आगे सारे किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में आएंगे, तो सब के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस कैसा होगा, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोट्रोपिक होगा, हेटरोट्रोपिक होगा। ऑटोट्रोप्स में भी कैसा होगा, फोटो ऑटोट्रोप्स होंगे, फोटो ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स के बारे में आपको पता है कि फूड सिंथेसिस करते हैं। हेटरोट्रोप फूड सिंथेसिस नहीं करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं। अब फोटो ऑटोट्रोप्स और कीमो ऑटोट्रोप्स क्या है, इसको अपन यही समझ लेते हैं। फोटो ऑटोट्रोप्स का मीनिंग है कि जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, सनलाइट को यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर करेंगे, वो होंगे फोटो ऑटोट्रोप्स। यानी ऑटोट्रोप्स से होंगे, लेकिन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो कहां से लेंगे, वो सनलाइट से लेंगे। सनलाइट को यूज करेंगे, वाटर का स्प्लिट अप होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज होएंगे और फूड का सिंथेसिस हो जाएगा।
कीमो ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या लेते हैं, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, जैसे आपके हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह होते हैं, नाइट्रेट हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, इनको वो यूटिलाइज करेंगे और वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स, राइट। जैसे में आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास, ये सब आते हैं इसके अंदर, आगे अपन पढ़ने वाले हैं मोनेरा के अंदर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें मोनेरा के अंदर, तो मोनेरा में ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स में सेफ्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, यानी लार्ज वेरिएशंस इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर इन द मोनेरा। क्लियर। प्रोटिस्टा में भी ऑटो एंड हेटेरो, यानी जो इसमें है ऑटो हेटेरो वही इसमें प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं। फंगाई के अंदर बात करें, फंगाई ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, फंगाई इज द स्ट्रिक्टली हेटेरोट्रॉप्स। फंगाई क्या है, स्ट्रिक्टली हेटेरोट्रॉप्स है, जिसमें सफ्रोफिटिक भी हो सकते हैं और आपका पैरासिटिक भी हो सकता है। प्लांटी की बात करें, प्लांटी इज स्ट्रिक्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स में भी कौन से होते हैं आपके, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर। एंड फाइनली बात करें एनिमेलिया की, एनिमेलिया आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन भी हो सकता है, सफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो ये था अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें अपन ने अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस का पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े। अब अपन स्टार्ट करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे मोनेरा की। किसकी बात करेंगे, मोनेरा की। तब तक के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन मोनेरा को डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको शुरू से बताया था कि ये चैप्टर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग कब बनेगा, जब आप इंटरेस्ट लेकर के उसको सुनोगे, और जो फॉर्मेट, जो स्लाइड अपन यहाँ लेकर के आ रहे हैं, उस स्लाइड को आप अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नो डाउट ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज आप बुक लेकर के बैठोगे, वीडियो लेक्चर्स ढंग से नहीं सुनोगे, कोई नहीं समझा पाएगा, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।